नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांचालिया में स्वागत है और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिहा। आज कक्षा 5वीं की रिमझिम किताब जो है उस हिंदी बुक उसका लेसन नंबर 4 नन्हा फनकार हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझाएंगे। आपको लेसन का नाम जो है नन्हा यानी कि छोटा, फनकार यानी कि कलाकार। यह एक किसी छोटे से कलाकार के बारे में है। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर यानी कि स्क्वायर जिसका चारों साइड्स इक्वल होता है। ठीक, चौकोर यानी कि स्क्वायर। जैसे ये देखो, ये चारों साइड इक्वल है, सेम नाप का है, तो ये स्क्वायर हो गया। बैठा, पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई यानी कि मुंह के भीतर ही धीरे से बोलना, और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। छैनी और हथौड़ा आपको सबको पता है, हैमर होती है जो कि लोहे की ऐसी एक होती है और उसपे एक ऐसा डंडा रहता है, और छैनी जो है उसमें पकड़ने के लिए थोड़ा वुडन थोड़ा सा ऐसा रहता है, और इससे क्या होता है कि नोकीला होता है। इसे किसी भी पत्थर वगैरह को तराशा जाता है, ऐसे तोड़ के उसमें शेप लाई जाती है, तो वही छैनी हथियार है ये दोनों ही। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। घंटियों की कतारें यानी पूरी लाइन में पूरा घंटी को पत्थर में काटा था। उकेरा यानी काटकर उतारना, उकेरना यानी कि उतारना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छैनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। घंटी को सिर्फ उकेरना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर फिर नक्काशी भी की जाती थी। घंटी आपने देखी होगी मंदिर में जो रहती है, तो उसमें कुछ नक्काशी की होती है ना, तो इसी तरह की नक्काशी कर रहे थे। और इसको जो लटका के रखते हैं किससे, जो बेड़ियां होती है उससे, तो उसको भी उसने ऐसे ही पत्थर में उकेड़े थे। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती, यानी कि पत्थर के जो छोटे टुकड़ा होके छितर जाता था बिल्कुल, जब उसमें हथौड़ी जब पड़ती थी। और वह आंखें सिकोड़ लेता, आंख में ना पड़ जाए इसके लिए उसकी आंखें सिकोड़ लेता था, बंद हो जाती थी खुद ब खुद। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों और दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संग तराश यानी कि साथ में काम करने वाले भी अपने अपने काम कर रहे थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। उसके पिता भी वही काम करते थे। पिता के दिखाने पर वह भी उस काम को करने में उस्ताद हो गया था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। तो सबसे मुश्किल काम वो अभी कर रहा था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इथलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। अगर आप लोग किसी भी पुराने, जैसे अजंता एलोरा हो गया, कोई भी गुफा या मंदिर गए हैं, साउथ में भी बहुत मंदिर है, इसमें क्या होता है कि स्टोन को उसको छैनी से काट करके उसको तराशा जाता है। आपने जरूर देखे होंगे वैसे। ये देखो घंटियां बनाई जा रही है। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। पहले वे लोग गुजरात में रहते थे और उसके पैदा होने से पहले ही उसके माता पिता गुजरात से आगरा में आके बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को
यही काम मिल गया। तो आगरे का जो किला बनवा रहे थे बादशाह अकबर, तो केशव के पिता को भी उसमें काम करने को मिला था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी यानी कि खानदानी, पुश्तैनी यानी कि खानदानी गांव में वो जाने को उसे नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। तो सीकरी आता था और गलियां जहां पे वो रहता था वही उसका घर था। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई पड़ी। बस पत्थर में छैनी मारने की ही आवाज आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही किसी के कदमों की चल के आने की आवाज भी सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घटिया कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। बेशक मैंने ही ये घंटिया बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। केशव ने बड़ी तल्खी से यानी कि तपाक से, बहुत जल्दी उसने जवाब दे दिया कि मैं जो पत्थर पर नक्काशी कर रहा हूं वो आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? ये घंटिया मैंने ही तो बनाई है। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूं। तब केशव ने बोला। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। हाँ, तो उन्होंने तब बोला कि अरे 10 साल के हो तो बहुत बड़े हो गए हो आप तो, इसीलिए आप इतने अच्छे काम कर रहे हो। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मझोला था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसने क्या पहने हुआ था? सफेद रंग का अंगरखा और पजामा। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लंबे बाल थे, लेकिन उसने अपने लाल पगड़ी में उसको ढक रखा था। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव को अंदाजा हुआ कि ये बहुत बड़े आदमी लगते हैं। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। उस आदमी ने बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी हुई थी और उंगलियों में बहुत सारे अंगूठियां पहनी हुई थी। उसे देखकर ही केशव को लगा कि ये बहुत बड़ा आदमी है, शायद बहुत अमीर आदमी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछ भी बहुत घना था। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। हाँ, उस आदमी ने, जब वो आदमी देख रहा था, जब केशव उस आदमी की व्यक्तित्व को निहार रहा था कि यह कैसा आदमी है जिसने इतने अच्छे से कपड़े पहने हैं, इतने गहने पहने हैं, तभी उस आदमी ने कहा कि अभी इस लड़ी में, इस जो आपने घंटी बनाई है, इसमें तो बहुत काम बाकी है। इससे पहले केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़ कर आने की आवाज सुनी। केशव कुछ कहने से पहले ही उसके पास कोई दौड़ा आया। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करे, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। पहरेदार दौड़ते हुए उस आदमी के पास आया और उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप कब आ गए। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। और फिर केशव जो कि बैठा हुआ था, उसने कहा कि अरे तो तेरी इतनी हिम्मत कि तू हुजूर आला बादशाह को कहा जा रहा है, तू बादशाह के सामने बैठा हुआ है, तेरी इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत।
चल खड़ा हो जा और झुककर सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छैनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी, वह जल्दी से उठाकर खड़ा हो गया। तो क्या हुआ कि बदहवासी यानी कि घबराहट, उस केशव को थोड़ी सी घबराहट हुई, तो उसके हाथ से छैनी हाथ से निकल छूट के गिर गई। उसने जल्दी से उसे भी उठाकर और खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, यह ख्याल आते ही उसने झुक कर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। तब उन्हें थोड़ा सा लगा उसे कि हो सकता है कि यही बादशाह अकबर हो, और खड़े होकर उसने सलाम किया। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी, तब क्योंकि बीच में आ पड़ना या बोल पड़ना जो कि पहरेदार ने की है, वो अकबर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तो खींचकर यानी कि खिन्न होकर, हाँ उसे उन्हें अच्छा नहीं लगा था उसके सिपाही के आना, तो उसने कहा कि ठीक है अभी मुझे समझ में आ गया, अभी आप जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना है। असमंजस यानी कि क्या करे क्या ना करे, कभी ऐसा होता है ना, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार में खड़ा रहे, क्योंकि उसे नक्काशी करने से भी डर लग रहा था कि बादशाह अगर हुक्म दे तो नक्काशी का काम स्टार्ट करे। दिल तो उसका भी धक धक कर रहा था, क्योंकि इतने सामने से बादशाह के बारे में तो उन्होंने बहुत सुना होगा सभी ने, लेकिन इतने पास से बातें करने का मौका सबको तो नहीं मिलता है। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन केशव का डर कम हो गया था, क्योंकि बादशाह जो है मुस्कुरा कर उन्हें देख रहे थे। ये देखो लाल पगड़ी, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। तब बादशाह ने कहा, अगर तुम मुझे सिखाते हो तो तुम्हें हथियार भी तुम्ही को इंतजाम करने पड़ेंगे। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। अपने पिताजी से हथियार लेकर फिर आ गए वो। केशव आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो अकबर भी, बादशाह अकबर भी काम करने के लिए उसके साथ ही बैठ गए। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? लेकिन जब अकबर बैठ गए उसके साथ काम करने के लिए, तब केशव को तब खनका कि अरे क्या ये सब बादशाह भी करेंगे? तो उसने पूछ लिया, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं कि ठीक नहीं लगता। आप तो बहुत बड़े बादशाह हैं, तो आप ऐसे नीचे बैठकर नक्काशी का काम करेंगे क्या? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। वो थोड़े अनमने भाव यानी कि अनिच्छा से कहा, कहे कि ना कहे इस भाव से। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी दलिया धोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? तब अकबर जो है वे हंसकर बोलते हैं, क्यों भाई, मैंने तो किसी के साथ जो मिट्टी का काम तो मैंने किया था, मिट्टी की दलिया धोने में, यानी कि मिट्टी से भरा हुआ जो दलिया होता है, इस तरह का टोकरी टाइप का, तो उसमें मिट्टी भर ली जाती है, उसको सर में उठाकर लेके जाने का काम, तो क्या ये उससे भी मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास
बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। केशव अभी भी सोच में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि बादशाह अकबर चाहते थे, इसलिए वह पास बैठाकर सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, जिस तरह से उसे केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसी तरह से वह भी सिखाने लगा। एक कोयले के टुकड़े से वे लोग पत्थर में पहले लकीर खींचकर उसका नमूना बना लेते थे। देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। तो अकबर ने बहुत जोर से वार किया छेनी पर, तो कटाव जो है पत्थर का बहुत ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता यानी कि धीरे से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखिए, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएगी। पत्थर में छेनी को मारते समय जो भी धूल वगैरह उड़ती है, उसे किरचे कहा गया है, और वे सारे आंख में आ जाएंगे। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर, क्योंकि वे सिखाने वाला केशव था, उसे हुजूर बोला। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है, क्योंकि वह तो छोटा है और बादशाह इतना हंस के बात कर रहे थे कि उसे लगा ही नहीं कि ये कोई बादशाह है। वे तो बिल्कुल दोस्त बन गए थे। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था, क्योंकि अनाड़ी से वयस्क यानी कि बड़े लोग तो हैं, मगर जिसको ये काम आता ही नहीं था, उसको काम में धाक जमाने में अच्छा लग रहा था, सिखाने में। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा से भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। ठीक है, जब भी बादशाह कोई गलती करने लगते हैं तो उसकी आंख की बिल्कुल त्योरियां चढ़ा कर बोलते, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। काम करते करते बादशाह पूछते कि ये मैं ठीक ही कर रहा हूं क्या? तो और अगर नहीं कर रहे होते तो तब केशव सर हिलाकर उसका असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। तो वे दोनों अपने ही बीच में इतने मग्न थे कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि उनके साथ काम करने वाले उन्हें देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो उसको केशव जो है अपना काम बहुत ध्यान से कर रहा था, बहुत सुंदर कर रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तब बादशाह ने कहा, फनकार यानी कि कलाकार, तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। और कलाकार से सिर्फ आर्टिस्ट या फिर डांसर या सिंगर ही नहीं होते, वैसे हाथ से काम करने वाले कोई भी चीज कलाकारी ही कहा जाता है। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव पूछते हैं। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। तो अकबर का कहना है कि एक कारखाना भी बनवाएंगे। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। बहुत काम उन कारखानों में किया जाएगा। गलीचे बनाए जाएंगे,
लकड़ी पर भी नक्काशी की जाएगी तो बहुत सारे काम होंगे वहां पे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। केशव को काम करने के लिए कहा और वे वहां से चल दिए। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। मिस वाहवाही कि अरे वाह, केशव के साथ तो आज अकबर ने खुद आके काम किया। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। मिस, तुमको तो अभी से सब जानने लगे हैं। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। जो भी बातचीत केशव के दिन भर में हुआ, वही जाके वो अपने पिता को बताने लगा। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि बादशाह के पास पहले से महल है, मगर एक शहर जो है सीकरी में बनाया जा रहा था, वो क्यों बना रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में यह नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी, शाहजादा, सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। केशव को पता था कि बादशाह अकबर के बच्चों का नाम, तो उसी ने उनके नाम ले लिए, कह दिए। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बनाने का फैसला किया था। ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में यह नगर बना रहे थे। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। ओके, सलीम चिश्ती के नाम पर ही बेटे का नाम भी सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं, और उस नए शहर को बनाने के लिए ही हम इन पत्थरों को तराश रहे हैं, शेप दे रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज में बोला। ऐसे बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। नींद में ही उसने बोला, और उसके बाद उसके पिताजी ने देखा कि अरे बेटा केशव तो सो गया है। तो बच्चों, ये चैप्टर कैसा लगा आपको? नन्हा फनकार जो है, केशव नामक जो लड़का है, बालक है, वो बहुत अच्छा नक्काशी कर रहा था, और उतने में ही बादशाह खुद ही आकर बैठकर उसके साथ नक्काशी में भी हाथ बटाई। तो उससे उसको बहुत ही अच्छा लगा, और वो बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था कि हाँ, मेरा काम बादशाह को भी पसंद आया और बादशाह भी उन्हें बहुत अच्छे लगे। तो इसी के साथ ही आज का यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप सब देखते रहिए मेरे साथ, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशंस जो भी है मेरे वीडियो में जो भी डालूंगी वो आपको पहले मिल जाया करे। तो धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।